जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉल्स एजुकेशन। आज हम फिर से आपके लिए द हिंदू वोकेबलरी का जो सेट है हमारा 10 वर्ड्स का, जो हम डेली लेकर के आते थे, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से ये बंद था, उसको फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं, फिर से लेके आ रहे हैं और फिर से सारी चीज़ें बिल्कुल ही नॉर्मल होंगी। एनसीईआरटी के भी जो चीज़ें हैं, मैं पूरा एनसीईआरटी 6 से लेकर के जो 12 तक डालने का हमारा जो प्लान है अपने चैनल पे, उसको मैं फिर से क्रियान्वयन में लाऊंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा उसको। चलिए फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो द हिंदू वोकेबलरी, मैं आपको सबसे पहले इसमें आगे बढ़ने से पहले बता दूं द हिंदू ही क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो द हिंदू की जो लैंग्वेज है वो इतनी अच्छी है कि अगर आप उसके सिर्फ आर्टिकल्स को या नॉर्मल चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसके जो वर्ड्स होंगे वो इतने अच्छे होंगे कि आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, सेंटोनिम्स या ऐसी चीज़ों के लिए वो बिल्कुल ही सीधे सीधे पूछ दिए जाएंगे। तो इसलिए द हिंदू न्यूज़पेपर। हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो बेस्ट होगा कि आप जो है इंडियन एक्सप्रेस, इन सब चीज़ों, मतलब ये सब पेपर जो हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, बट द हिंदू जो है वो बेस्ट है। आप इसके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या क्या लिखता है उस पर मत जाइए, कैसे लिखता है, कैसी चीज़ें ले आता है, उसके जो आर्टिकल्स होते हैं कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होते हैं। इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं द हिंदू वोकेबलरी। पहला वर्ड हम देखेंगे, पहला वर्ड जो है वो है होपलेस। राइट, होपलेस को अगर हम देखें तो होपलेस को हिंदी में कहते हैं निराशाजनक। अगर आप बिल्कुल ही किसी चीज़ से निराश हो गए हैं तो आप उसको कहते हैं कि आई एम टोटली होपलेस आउट ऑफ इट। मैं किसी चीज़ के बारे में कंप्लीटली जो है वो होपलेस हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो उसको इंग्लिश में ही अगर मैं उसको अगली मीनिंग बताऊँ तो ये हो गया डिस्पेयर। राइट, अगर मैं बोलूँ कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी वर्ड का आप तभी डिसाइड कर सकते हैं जबकि वो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज़ हो। और पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज़ होने के लिए हम एक सेंटेंस देखेंगे, वो चलिए वो आपको नीचे दिया गया है, उसका एग्जाम्पल आप तुरंत ही देखेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि होपलेस जो है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। और दूसरे तरीके से अगर मैं आपको बोलूं तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो इस तरीके से आप जान गए कि होपलेस जो है वो एडजेक्टिव है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उनके मतलब में कुछ भी जोड़ता है तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव है। राइट, अब हम देखेंगे होपलेस का सिनोनिम्स क्या है। हमने कहा कि निराश हो गए हैं, कि कोई चीज़ अब नहीं हो पा रही है, दैट मीन्स यू आर होपलेस, या फिर आप पूरी तरह से डिस्पेयर्ड हो गए। राइट, अब मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो हो गया डेस्परेट। अब डेस्परेट देखिए थोड़ा सा इसमें मीनिंग चेंज है, बट चूंकि सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स का मतलब ही होता है कि समानार्थक है। डेस्परेट तब आप होते हैं व्हेन यू आर होपलेस एंड देयर इज नो रिजॉर्ट। आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं चीज़ों से बाहर निकलूं एंड यू आर जस्ट बिहाइंड कि मैं कुछ भी कर लूं, तो उस समय की स्थिति को हम कहते हैं कि आप डेस्परेट हैं। तो ऑफकोर्स बिल्कुल ही होपलेस का ये समानार्थक शब्द हुआ। तो डेस्परेट एक हो गया, डिजेक्टेड हो गया। डिजेक्टेड मीन्स आप होपलेस हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, दैट इज डिजेक्टेड। राइट, अब मैं बात करता हूँ इसके एंटोनिम्स की। अब एंटोनिम्स किसको कहते हैं? एंटोनिम्स किसी भी वर्ड का जो विलोमार्थक होता है, उल्टा होता है, उसको हम बोलते हैं एंटोनिम्स। होपलेस का उल्टा क्या होगा? सिनोनिम्स हमने जाना था, अगर डेस्परेट है, डिजेक्टेड है, या फिर अगर उसको मैं कहूँ कि आप किसी चीज़ में आशा छोड़ चुके हैं, मतलब आप पेसिमिस्ट हो चुके हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ कि इसका उल्टा क्या होगा, तो मतलब ऑप्टिमिस्ट। स्टिल यू आर थिंकिंग दैट देयर आर सम वे अहेड, कुछ रास्ते आगे हैं, कुछ हो सकता है, दैट मीन्स यू आर ऑप्टिमिस्ट। इसका अगर हम एग्जाम्पल सेंटेंस देखें तो फिर हम देखते हैं, राजेश लुक्ड एट हिम इन म्यूट होपलेस अपील। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? राजेश ने उसकी तरफ देखा एक होपलेस अपील के साथ। राइट, मान लीजिए कि राजेश भूखा है एंड ही इज हैविंग सम प्राइड इन लाइफ। सबका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है एंड ही डजंट वांट टू आस्क यू फॉर द फूड। तो जब राजेश आपकी तरफ देखेगा तो उसकी आंखों में ये अपील होगी कि आई एम हंग्री, मुझे कुछ दे दो। तो उस समय उसकी बात करेगी, दैट मीन्स वो म्यूट होगा, वो कुछ कहेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे राजेश को ये लग रहा है कि उसको खाना नहीं मिलेगा, दैट मीन्स वो उसकी आशा नहीं करता है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि राजेश किसी चीज़ को पाने के लिए होपलेस है, लेकिन फिर भी ही इज लुकिंग एट यू। वो अपील कर रहा है, देखते हुए म्यूट अपील कर रहा है, बिना कुछ बोले अपनी आंखों से कह रहा है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए। तो आप समझ गए कि होपलेस का मतलब जो है यहाँ पे निराशाजनक, डिस्पेयरिंग, डिस्परेट या फिर डिजेक्टेड होता है। सेकंड वर्ड हम देखेंगे, सेकंड वर्ड है हमारा इंडल्ज। अब इंडल्ज जो है वो इंडल्ज नाउन है। नाउन हम जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को। अब चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या फिर थिंग्स हो। थिंग्स में वो एनिमेट थिंग हो सकती है या फिर इनएनिमेट थिंग्स हो सकती है, बिल्कुल ही वो डिफरेंट बात है। या फिर वो कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकता है। तो किसी भी नाम को हम कहते हैं कि वो नाउन है। इसका हम हिंदी मतलब देखेंगे तो वो हो गया लिप्त होना। लाइक कि सपोज यू हैव गॉन टू सम प्लेस, आप वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे आप पाते हैं कि जैसे ही आप किसी दूसरे काम के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ही दूसरे तरीके का वातावरण है।
लेकिन शुरू में आपको बुरा लगेगा, बट स्लोली आप भी उसमें इंडल्ज हो जाएंगे, अच्छी तरह से उसमें लिप्त हो जाएंगे, वही काम करने लगेंगे जो वहां पे दूसरे लोग कर रहे हैं. दैट मीन्स यू हैव गिव योरसेल्फ अप टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, राइट. मतलब अपने आप को खुद को उसमें दे दिया है कि चलो भाई मैं भी यही करूंगा. सिनोनिम्स भी गिव वे टू, कुछ हो रहा है, आपने भी रास्ता दे दिया है, ओके आई एम रेडी, आप भी उसमें इंडल्ज हो गए और अपने आप को दे दिया. मतलब वो चीजें आप बिल्कुल ही उसमें अच्छी तरह से लिप्त हो गए. अगर मैं बात करूं कि इसका उल्टा क्या होगा, तो उल्टा एंटोनिम्स की हम बात करें तो यहां पे होगा स्टिफल. स्टिफल मीन्स कि आप अभी भी यू आर, मतलब अगर ऐसे किसी वातावरण में आप पहुंच गए हैं दैट यू आर नॉट लाइकिंग, स्टिल आप उसमें इंडल्ज होने के बजाय यू आर कीपिंग योरसेल्फ अलोन, मतलब आप उसमें घुट रहे हैं. स्टिफल का मतलब किसी चीज को घोट देना, गला घुटने को, आप परेशान हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टिफल. आप किसी चीज में होते हुए भी आप उसमें नहीं शामिल हैं, उसको हम कहते हैं स्टिफल. तो इंडल्ज का उल्टा हो गया स्टिफल. एग्जांपल सेंटेंस देते हैं. एट अ टाइम द क्राउन प्रिंस वाज एबल टू इंडल्ज टू द फुल हिज पर्सनल टेस्ट, राइट. क्राउन प्रिंस मतलब यहां पे किसी राजकुमार की बात हो रही है. वह किसी गिवन टाइम में अपने आप को अच्छी तरह से जो भी उसका पर्सनल इच्छाएं थी, पर्सनल टेस्ट था, उसमें वो लिप्त था, इंडल्ज था. तो आप आई होप कि इंडल्ज को भी अच्छी तरह से समझ गए हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, इंटरटेन. यहां पे मैं बात करूं इंटरटेन की. इंटरटेन कहिए, एंटरटेन कहिए, जो भी कह सकते हैं आप. फिर यहां पे अगर मैं पूछूं कि एंटरटेन का मतलब क्या हुआ, तो सबके दिमाग में बस यही बात है. एंटरटेन का मतलब सभी जानते हैं, एंटरटेन, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें, मतलब कि जिस चीज़ में मज़ा आए, या फिर आप टीवी देखने की बात करें, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए आप कोई चीज़, कोई गेम खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट है. मतलब अपने आप को उसमें आपने लगा रखा है, अच्छा लगने के लिए उसको कर रहे हैं. बट उसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है जो वर्ब होता है. सपोज यू हैव गॉन टू सम ऑफिस टू गेट योर सम वर्क डन. किसी काम को करवाने के लिए गए हैं, वहां पे आप किसी टेबल पे जाते हैं एंड द पर्सन इज नॉट एंटरटेनिंग यू, राइट. वो आपको एंटरटेन नहीं करता है. मतलब कि वहां पे जो ऑफिस में काम करने बैठा है वो आपको कोई ऐसा मजा देने के लिए या मूवी दिखाने के लिए, गेम खिलाने के लिए तो नहीं बैठा है. ही इज सिटिंग देयर फॉर सम वर्क, कि आप जाएं वहां पे कोई ऑफिशियल रिलेटेड काम कर सकें. तो जब आप गए हैं और वो आपको कंसिडर कर लेता है, दैट मीन्स वो आपको एंटरटेन कर रहा है. आप उसके पास बैठिए, अपने काम को दीजिए एंड योर वर्क विल बी डन, राइट. तो यहां पे एंटरटेन का मतलब हुआ कंसिडर करना. हम जानेंगे ये क्या है. पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में जब हम इसको यूज करेंगे तो ये एक वर्ब होगा. वर्ब इज अ डूइंग वर्ड. जो भी एक वर्ड जो किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर किसी एक्शन को दिखाता है उसको हम कहते हैं कि वो वर्ब है, राइट. सिनोनिम्स हम देखेंगे कि सिनोनिम्स होगा टेक इनटू कंसिडरेशन. लाइक मैं फिर वही एग्जांपल देता हूं. यू हैव गॉन टू सम ऑफिस टू गेट योर सम वर्क डन एंड द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाट यू आर आस्किंग फॉर. आप जिस चीज के लिए गए हैं उसने आपकी बातों को सुना, देयर आफ्टर ही गॉट योर वर्क डन. उसने आपका काम कर दिया, मतलब उसने आपको एंटरटेन किया. सिनोनिम्स आप इसका समझ गए, मतलब भी समझ गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ गए. अब मैं बात करूंगा कि इसका एंटोनिम क्या होगा. एंटोनिम, मान लीजिए कि आप ऑफिस में गए हैं, यू आर आस्किंग कि भाई हमारा ये काम है, इसको कर दो, एंड ही हैज रिजेक्टेड. उसने उसको मना कर दिया, मतलब ये उसका उल्टा हो गया. तो रिजेक्टेड जो होगा उसका उल्टा होता है. या फिर आप रिजेक्ट कहिए, इसको उल्टा कहिए, ऑपोजिट कहिए, एंटोनिम कह लीजिए. एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं. वॉशिंगटन एंटरटेन लिटिल होप ऑफ एन अर्ली इंप्रूवमेंट इन रिलेशंस. यहां पे बात हो रही है वॉशिंगटन की. व्हेन आई से वॉशिंगटन, दैट मीन्स आई एम स्पीकिंग अबाउट द कैपिटल ऑफ द यूएस. तो वॉशिंगटन ने बहुत ही कम आशा दिखाई है कि जो रिश्ते हैं, अगर मैं यहाँ पे अब अभी करंट अफेयर्स की बात करूँ तो ईरान के साथ उसके पंगे हुए थे. अब ईरान में ही इज़ नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि मेरे ईरान से रिश्ते सही हों, या फिर मैं फिर से उससे मित्रवत व्यवहार करूँ, या उसके ऊपर जो टैक्सेस, जो भी इम्पोजिशंस ये लगा रखे हैं कि कोई ट्रेड नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें मैं हटा लूँ. मतलब वॉशिंगटन इसके बारे में सोच नहीं रहा है, एंटरटेन नहीं कर रहा है, राइट. तो आप एंटरटेन भी अच्छी तरह से समझ गए हैं. नेक्स्ट हम वर्ड देखेंगे कनंड्रम की. कनंड्रम आई होप कि मैं पहले भी वीडियो में किसी इसको डिस्कस कर चुका हूं. फिर से एक बार देखते हैं कनंड्रम क्या होता है. कनंड्रम जो है नाउन है. यहाँ पे नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. अब एनीथिंग में आपका ये पर्सन है, प्लेस है, या थिंग में इनएनिमेट थिंग है, एनिमेट थिंग है, या फिर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, राइट. तो किसी भी नाम को, किसी भी चाहे भाव के भी नाम को, किसी भी चीज़ को हम कहते हैं, अगर किसी चीज़ का नाम हो तो वो नाउन है. हिंदी मतलब देखेंगे कनंड्रम का, तो कनंड्रम का हिंदी मतलब होता है मुसीबत, किसी मुसीबत में पड़ जाना. इंग्लिश हम देखेंगे तो बिल्कुल ही मुसीबत को हम प्रॉब्लम कहते हैं, प्रॉब्लम होगी. लेकिन
अगर आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, यू विल नॉट से आई एम इन फाइनेंशियल कंडरम, राइट? वहां पे इसका मतलब नहीं है। फिर कौन सी प्रॉब्लम की बात हो रही है? कंडरम मीन्स यू आर सिटिंग इन क्लास, योर टीचर कम्स, देयर आफ्टर ही आस्क यू अ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के जवाब आपकी क्लास में बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे अच्छे, बहुत ही तेज बच्चे भी हैं, बट दे आर नॉट एबल टू आंसर, यू योरसेल्फ आर आल्सो नॉट हैविंग एनी इंक्लिंग कि उस जो भी सवाल का जवाब क्या होगा। दैट मीन्स उस टाइप की प्रॉब्लम को हम कंडरम कहते हैं। पहेली या बुझाउल, इस टाइप की चीजों को हम बोलते हैं वो कंडरम है, राइट? तो ऑफ कोर्स अगर कोई पहेली ऐसी पूछ ली जाती है विच नोबडी नोज, आपको पता भी नहीं है, हो सकता है कि इक्के दुक्के किसी को पता होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कंडरम है। सिनोनिम्स हम इसका देखेंगे। सिनोनिम्स इसका होता है एक डिफिकल्टी, बिल्कुल ही प्रॉब्लम, अगर कोई चीज़ है, मुसीबत है, तो वो कठिन है, या फिर क्वेंट्री। एंटोनिम्स हम देखेंगे। एंटोनिम्स बिल्कुल ही इसका उल्टा क्या होगा। पहले वाले केस में आई जस्ट सेड यू कि वो कंडरम जो होता है वो रिलेटेड होता है किसी प्रहेलिका से, या फिर किसी पहेली से, बुझावल से, या फिर ऐसे किसी क्वेश्चन से जिसका आंसर बहुत ही कठिन हो। तो अगर मैं बोलूं कि फिर उसका उल्टा क्या होगा, तो आप बिल्कुल ही बोलेंगे कि जिसका आंसर आप दे दें वो उसका उल्टा हो गया। तो एंटोनिम्स इसका होता है आंसर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंडरम्स फॉर द एक्सपर्ट्स। यहां पे किसी विशेषज्ञों की बात की गई है। यह विशेषज्ञों के लिए सबसे मुश्किल पहेली या फिर मुसीबत या फिर प्रॉब्लम थी, राइट? अब हम फिफ्थ देखेंगे। इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट की मैं बात कर रहा हूं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में जो यूज होगा, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। एडजेक्टिव को मैं बता दूं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, राइट? तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ भी जोड़ दे एक्स्ट्रा से, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ही इज अ गुड बॉय। बॉय जो है यहां पे नाउन है, उसमें गुड जोड़ दिया, अच्छा लड़का है, तो वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो यहां पे इनएडिक्वेट जो एडजेक्टिव है उसका जो हिंदी अर्थ होता है वो अपर्याप्त। अब वो अपर्याप्त मतलब क्या हुआ? इनसफिशिएंट हो। इनसफिशिएंट मतलब वो अच्छा नहीं है, या तो क्वालिटी में अच्छा नहीं है, या फिर वो क्वांटिटी में अच्छा नहीं है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। सिनोनिम्स की हम बात करें जो सेम ऐसे ही समान अर्थ के हैं, वो क्या होंगे? डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट मतलब सपोज यू आर हैविंग अ लंच, और लंच के बीच में यू आर आस्किंग फॉर सम करी, कि भाई थोड़ा सा मुझे और मतलब करी दे दो, तो वहां पे आपको कहा जाता है नो द करी इज क्वाइट इनएडिक्वेट, हाँ, या फिर इट्स लेस स्कैंटी। स्कैंटी मतलब तो वो होता है कि जो काफ़ी कम हो, दूसरे टाइप का। लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीज़ कम है, डेफिशिएंट है या इनएडिक्वेट है, आपको जितना मिलना चाहिए था उतनी नहीं है, दैट मीन्स कि वो इनएडिक्वेट है, राइट? तो डेफिशिएंटी समझ गए। स्कैंटी मतलब किसी के सर में आप देखेंगे कि लोगों के बाल उड़ जाते हैं, मेरे भी काफ़ी सारे गए हैं, बहुत सारे लोगों के जाते हैं। तो अगर मैं स्कैंटी की बात करूं तो स्कैंटी का मतलब होता है कि कुछ जो यहाँ वहाँ तितर बितर, मतलब कुछ एक दूर दूर पे जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं स्कैंटी है, राइट? तो आप समझ गए कि जो स्कैंटी है वो भी इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो एंटोनिम्स इसका जो विलोम अर्थ होगा वो क्या होगा? अगर कोई चीज़ पर्याप्त नहीं है तो आप उल्टा क्या कहेंगे? कि वो चीज़ पर्याप्त है, पूरी है, चाहे वो क्वालिटी में हो या फिर क्वांटिटी में हो। तो वो हो गया हमारा एडिक्वेट, राइट? एग्जाम्पल सेंटेंस की अगर मैं बात करूं कि कैसे हम इसको किसी वाक्य में कहेंगे, दिस लेबल्स प्रूव टू बी होली इनएडिक्वेट। अब लेबल्स की बात हो रही है। लेबल आप देखते हैं कि कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो उस पर कुछ लेबल रखा होता है। लेबल या तो कपड़े का हो सकता है या फिर कोई भी इस टाइप का मार्क हो सकता है, वो सारी चीज़ें लेबल होती हैं। तो यहाँ पे किसी सामान के ऊपर लेबल की बात कही जा रही है, वो लेबल जो है वो कह रहा है कि अपर्याप्त है, मतलब कि द लेबल इज नॉट गिविंग दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन विच इट इज सपोज टू गिव टू द कस्टमर, तभी तो उसको खरीदेगा। तो लेबल के ऊपर उतना ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो आप आई होप कि इन एडिक्वेट को भी अच्छी तरह से समझ गए हैं। सिक्स हम देखेंगे हर्ड। यहाँ पे हर्ड की बात हो रही है। हर्ड जो है वो वर्ब है। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, और वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स सम एक्शन इन अ सेंटेंस, राइट? इसका हिंदी अर्थ होता है देखभाल करना। हर्ड का मतलब होता है देखभाल करना। अब हर्ड का मतलब एक और भी चीज़ होती है, यहाँ पे मैं इसको वर्ब की तरह यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इसको बोलूँ कि हर्ड जो है वो जो भी आप देखेंगे खुर वाले एनिमल होते हैं, जिनको हम बोवाइन कहते हैं, या हूफ्स वाले जो एनिमल होते हैं जिसके खुर होते हैं, अब चाहे उसमें गाय हो गई, भैंस हो गई, ये इन सब के खुर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी हम हर्ड की बात कहते हैं, वहाँ पे अधिकतर इस टाइप के जानवरों के, जैसे बकरी, भेड़, इन सबको हम बोलते हैं कि इन सब के हर्ड होते हैं। तो आप देखिए कि अगर मैं हर्ड कह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसको नाउन की तरह नहीं यूज़ करके मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ब की तरह। तो जो भी हर्ड की देखभाल करता है, ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि ही इज हर्डिंग सीप्स, कि वो सीप्स की देखभाल कर रहा है,
तो वहां पे देखभाल करना या लुक आफ्टर करना हो गया, राइट। इसका सिनोनिम्स हम देखते हैं समान अर्थ के, तो उसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ। मतलब अगर मैं बोलूं कि उन्हें जो हमारे शीप वगैरह हैं उनकी देखभाल वो कर रहा है, उनकी देख रेख कर रहा है, या फिर उनका रख रखाव कर रहा है, तो टेक केयर या फिर कीप। एंटोनिम्स इसका उल्टा मैं बोलूं तो पहले वाले केस में आप टेक केयर कर रहे थे, दूसरे वाले में आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट। तो एंटोनिम्स जो होगा इसका उल्टा हो गया नेग्लेक्ट। एग्जांपल सेंटेंस की मैं बात करूं तो देखिए, दे लिव बाय हर्डिंग रेनडियर, वो लोग अपना जीवन यापन रेनडियर जो है आपके जो साइबेरियंस रीजन्स हैं वहां पे मिलते हैं, बारहसिंघे के तरह के जीव होते हैं, लेकिन यूजुअली ये ठंडे जगहों पे ये पाए जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं रेनडियर। तो यहां पे उन लोगों की बात की जा रही है जो अपना जीवन यापन रेनडियर की देखभाल करके गुजारते हैं, राइट। हर्ड, अभी अभी अगर इस कोविड-19 कोरोना वायरस के समय में भी एक हर्ड वर्ड का काफी ज्यादा यूज हुआ है न्यूज़पेपर्स में, इसको कहा जा रहा था हर्ड कम्युनिटी। यहां पे कम्युनिटी जो है वो नाउन हो गया, हर्ड पहले लग गया तो नाउन के मीनिंग में कुछ भी ऐड हुआ तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो वहां पे हर्ड कम्युनिटी, हर्ड जो था वो एडजेक्टिव था। मैंने तो आप बोलेंगे एक बार वर्ब आपने बता दिया, एक बार नाउन बता दिया, अभी एडजेक्टिव बता रहे हो। बिल्कुल ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम उन्हीं को कहते हैं। बिल्कुल आप वर्ड को देख करके नहीं डिसाइड करेंगे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन इन अ सेंटेंस हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में इसका यूज कैसे किया जा रहा है, इस तरह से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी है वो डिसाइड होता है। मैं कह रहा हूं कि हर्ड कम्युनिटी जो है नाउन है, उसके मीनिंग में कुछ जोड़ा जा रहा है, तो यहां पे वो हर्ड जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया, विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। हर्ड कम्युनिटी क्या है, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं। हर्ड कम्युनिटी क्या थी, अभी यूके में या फिर जो भी हमारा इंग्लैंड या अगल बगल की जगह थी, वहां पे देखा कि कोरोना वायरस में शुरुआती दौर में बगल में ही स्पेन में काफ़ी ज़्यादा हुआ, अमेरिका में जो थोड़ा दूर है वहां पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। तो इंग्लैंड में ये चीज़ देखी गई कि क्यों ना कुछ ऐसे लोगों को जिनकी इम्यून जो है अच्छी है, मतलब वो शारीरिक रूप से थोड़े मजबूत हैं, उनको उनके शरीर में थोड़ा सा कोरोना वायरस डाला जाए। मतलब बिल्कुल ही उसका एक जो है डेड स्ट्रेन ले लीजिए या फिर बहुत ही इनएक्टिव स्ट्रेन को उनके शरीर में डाल दिया गया। अब उनको थोड़ा सा कोरोना वायरस हो गया, कोविड-19 हो गया। अब वो बिल्कुल ही डोमेस्टिकेटेड कोविड-19 है। अब वो आदमी को थोड़ा सा होगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। अब उसके शरीर को ये आदत पड़ गई कि इस तरह के किसी भी स्टैंड से लड़ने की। अब उस व्यक्ति को एक ग्रुप में जहां कोरोना वायरस नहीं हुआ है वहां पे भेजा जाता है, क्योंकि ही इज मतलब पहले से उसके शरीर में वायरस है, डोमेस्टिकेटेड कोरोना वायरस है, तो वो लेके जाएगा तो उस कम्युनिटी के लोगों को भी वो होगा, लेकिन वो उतना खतरनाक नहीं होगा जो कि अभी हमारा वाइल्ड कोविड-19 है। अलग अलग स्ट्रेन्स आते हैं और लोग जो हैं काफी ज्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं, वो वाली चीज वहां पे नहीं होगी, कंट्रोल्ड होगी। तो इस तरह से जानबूझ के मतलब डोमेस्टिकेटेड कोरोना वायरस या किसी भी वायरस को एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में फैलाने की तरीके को, ताकि लोगों का इम्यून क्रिएट हो जाए और वास्तव में जब वाइल्ड कोरोना वायरस आए तो उससे वो अपने आप को बचा सकें। तो चीज़ों को हम कह रहे थे हर्ड कम्युनिटी। आई होप कि हर्ड को आप अच्छी तरह से यहाँ पे समझ चुके हैं। हर्ड का मतलब लुक आफ्टर होता है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 7th हम देखेंगे प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव जो है इसका हिंदी अर्थ होता है प्रगतिशील, जो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, कोई काम कर रहा है। और इंग्लिश में कहेंगे ये मॉडर्न है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर इसकी बात करें कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप देख लीजिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। कुछ भी नाउन या प्रोनाउन के मतलब में जो ज्यादा जोड़ देता है या उनकी विशेषता बता देता है उसको हम एडजेक्टिव कह देते हैं। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि प्रोग्रेसिव होने का क्या मतलब हुआ, राइट। अब मान लीजिए कि आप किसी भी रिलीजन से हैं। अगर इंडिया में जो मेजॉरिटी है वो हिंदुज़म की है, तो अगर मैं बात करूं जो कि मेरा खुद का रिलीजन है, वहाँ पे आप देखेंगे कि पहले बहुत सारे समय से ये माना जाता था कि जो भी अ पर्सन टू डिफेकेट, जहाँ पे आप टॉयलेट करने जाते हैं, आपके लैट्रिन हो गया, ये सारी चीज़ें घर से बाहर होती थी। तो क्या होता था कि जब ये सिस्टम आया कि घर में टॉयलेट होना चाहिए जिससे आपकी बहू, बेटियाँ या आप खुद भी पर्यावरण को गंदा ना करें, घर में आराम से उसका टैंक होगा जो टाइम टू टाइम पे क्लीन कर दिया जाए वहाँ पे, तो कई सारे लोग इसके विरोध में थे। लेकिन फिर भी जो भी लोग ने इसको काफ़ी अच्छी तरह से समझा और आज हर एक घर में, भारत के हर एक घर में गवर्नमेंट के अच्छे वर्क के कारण और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया, बिल्कुल इंश्योर किया और सबके यहाँ पे टॉयलेट है, राइट। तो इस तरह के जो आगे बढ़ने की क्रिया है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव थॉट्स, राइट। तो ये एक मॉडर्न थॉट हो गया। सिनोनिम्स क्या हो गया, लिबरल।
आप जानते थे कि वो जो पहले वाला हमारे धर्म के हिसाब से थोड़ा सा कह रहा था कि नहीं, घर में जहाँ पे आप सोते हैं, रहते हैं, खाते हैं, वहाँ पे आपको टॉयलेट नहीं करना है, लेकिन फिर भी यू जस्ट अंडरस्टूड कि भाई अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे फैमिलीज़ के लिए खतरा है, दूसरा हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। इसको लेकर के आप लिबरल हुए, मॉडर्न हुए, एडवांस हुए, सोचे कि ये साइंटिफिकली भी सही है, और इस तरह से आपने प्रोग्रेसिव कदम उठाते हुए अपने घरों में टॉयलेट बनवा लिया। एंटोनिम्स की मैं बात कहूँ, आप बिल्कुल ही लठ डाल के खड़े हो गए, मुझे नहीं करना है, नहीं बनवाना है तो नहीं बनाना। इसका मतलब क्या है कि आप कंजर्वेटिव हैं, जो चीजें पकड़ ली हैं उससे आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर इन प्रोग्रेसिव हैं। तो एंटोनिम्स इसका उल्टा जो हो गया वो हमारा हो गया कि कंजर्वेटिव या फिर इन प्रोग्रेसिव। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं, ही ऑन्स द मोस्ट प्रोग्रेसिव आर्ट स्कूल। अब वह, उसके पास एक बहुत ही मॉडर्न, लिबरल, एडवांस, जो मन करे वो कह लीजिए, एक बहुत ही अच्छा आर्ट स्कूल है। आर्ट स्कूल जहां पे बच्चों को या किसी को भी आर्ट सिखाया जाता है। 8th हम देखते हैं, 8th है हैवॉक। अब मैं बोल रहा हूं हैवक। हैवक जो है उसका मतलब होता है अव्यवस्था, केओस। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा डिसऑर्डरली फैशन में है उसको हम बोलते हैं इधर उधर तितर बितर चीजों को बिगाड़ रखा गया, तो वहां पे हैवॉक है। या फिर अचानक से कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए उसको हम बोलते हैं हैवॉक, राइट। तो ये सारी चीजें हम बोलते हैं हैवॉक या फिर डिसऑर्डर, हिंदी में अव्यवस्था। क्या है? नाउन है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, अ पर्सन, प्लेस, एनिमेट, इनएनिमेट थिंग्स, या फिर आपका कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो हैवॉक जो हो गया वो हमारा नाउन हो गया। सिनोनिम्स की बात मैं बोलूं तो सिनोनिम्स का मतलब केओस, इधर उधर सब कुछ बिगाड़ दिया गया है, वो सारी चीजें हमारी केओस कहलाती हैं। डिसरप्शन, जो चीजें सही है उसको आपने बिगाड़ दिया, वो हमारा डिसरप्शन हो गया। एंटोनिम्स, पहले वाले केस में आप बिगाड़ रहे थे, अगर मैं पूछूं इसका उल्टा क्या है, आप कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। दैट मीन्स इसका एंटोनिम जो होगा वो हमारा पीस होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं, इफ दे वर नॉट एट स्कूल दे वुड बी रिगिंग हैवॉक इन द स्ट्रीट। यहाँ पे बच्चों की बात की जा रही है कि अगर वो स्कूल में नहीं हैं या नहीं थे तो क्या कर रहे थे, गली में जाकर के ऐसे ही तबाही मचा रहे थे। रेकिंग हैवॉक, तबाही मचाना। तो आप रेक मतलब देख लीजिए कि जब भी इस तरह की हैवॉक या फिर हैवॉक जैसी चीज़ें आप मचाते हैं तो उसको रेकिंग बोलते हैं। रेकिंग, डिस्ट्रक्शन, हैवॉक, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो बच्चों के बारे में कही जाती है बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं, वो स्कूल में नहीं थे तो फिर इसका मतलब कि स्ट्रीट में तबाही मचा रहे थे। आई होप कि हैवॉक का मतलब, हैवॉक का मतलब भी आप समझ गए हैं। 9th अब देखते हैं, या 9th है पीक। पीक जो है इसका मतलब होता है अधिकतम। पीक आप जान लीजिए, कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट के पीक पे कोई बंदा चढ़ गया, तो पीक का मतलब आप जानिए चोटी होती है। चोटी सबसे ऊंची होती है, सबसे अधिक ऊंची होती है, इसलिए ये अधिकतम है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट या फिर मैक्सिमम कह लीजिए। क्या है, मैं बोल रहा हूं कि पहला जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, मतलब विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, और विच क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन। इसका सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं कि जो समान अर्थ क्या है वो हो गया मैक्सिमम, मतलब ज्यादा या फिर टॉप। एंटोनिम्स की मैं बात करूं कि इसका उल्टा क्या होगा, तो पहले वाले केस में मैं बोल रहा हूं कि ये है मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा है या ऊंचा है। दूसरे वाले केस में क्या होगा, मैं बोलूं कि इसका उल्टा क्या होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल नीचा है, राइट। तो वो हो गया मिनिमम। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखते हैं, द कैनल वॉज रिस्टोर्ड टू पीक कंडीशन। यहां पे कैनल की बात कही जा रही है। कैनल का मतलब होता है जो भी कहीं पे बांध वगैरह बना करके पानी को रखा जाता है, तो उस जगह को हम बोलते हैं कैनल। तो कैनल को फिर से, मतलब हो सकता है वो जर्जर कंडीशन में आ गया होगा, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव या फिर वहां के लोगों की इनिशिएटिव की वजह से उसको फिर से रिस्टोर किया गया, मरम्मत किया हो गया। और कैसी मरम्मत की गई, उसको पीक कंडीशन में, सबसे बेस्ट, मैक्सिमम या टॉप कंडीशन में वो हो सकता था, वैसी कंडीशन में इसको लाया गया। 10th और सबसे लास्ट हम देखते हैं, 10th जो है फ्लॉट है। फ्लॉट जो है वो वर्ब है। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, या वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन इन अ सेंटेंस। इसका मतलब होता है अवज्ञा करना, किसी चीज को, किसी भी राजाज्ञा को या गवर्नमेंट के ऑर्डर को मानने से इंकार कर देना है, या इस तरह के किसी भी रेगुलेशन को मानने से इंकार कर देने को हम कहते हैं अवज्ञा करना। दूसरा भी एक इसका मीनिंग होता है कि किसी चीज को मतलब चिढ़ाना या फिर उसको मुंह दिखाना, उस टाइप की चीजों में हम भी फ्लॉट का यूज करते हैं। यहां इसका मतलब क्या होगा, डिफाई। सिनोनिम्स क्या होगा, गो अगेंस्ट। गो अगेंस्ट हम इसको क्यों कह रहे हैं, पहले हमने कहा कि फ्लॉट का यूज तभी होता है जब आप किसी भी रेगुलेशन या कोई भी आपका पहले से जो दी हुई चीजें हैं उसको मानने से मना कर देते हैं। दैट मीन्स यू आर गोइंग अगेंस्ट सम ऑर्डर, सम रेगुलेशन और सम नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। दैट मीन्स यू आर फ्लॉटिंग द लॉज और द रेगुलेशन और द ऑर्डर्स और द सोशल नॉर्म्स। तो यहां पे यू आर गोइंग अगेंस्ट, राइट। स्कॉन, स्कॉन का भी मतलब होता है कि आप किसी चीज को नहीं मान रहे।
एंटोनिम्स हम देखते हैं। एंटोनिम्स इसका विलोमार्थक हो गया। पहले वाले केस में आप नहीं मान रहे थे, दूसरे वाले केस में आप क्या करेंगे, मानना शुरू करेंगे। देयर आर सम ऑर्डर एंड यू आर ऑब्जर्विंग इट, यू आर डूइंग व्हाट यू शुड डू अकॉर्डिंग टू द लॉ और रेगुलेशन और ऑर्डर और सोशल नॉर्म्स। तो ये हो गया ऑब्जर्व। एग्जाम्पल सेंटेंस जो होगा वो होगा द एडवर्टाइजिंग कोड इज बीइंग फ्लाउटेड। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कोड की बात कही जा रही है कि जो भी विज्ञापन दिए जाते हैं, तो विज्ञापन का एक अपना कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि किस दायरे को, एक जो लकीर होती है कि इस लकीर को आपको नहीं पार करना है, उस दायरे से बाहर किसी भी चीज़ में आदमी को नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे किसी एडवर्टाइजमेंट की बात हो जाए की जा रही है जिसका रूल्स को, नियम को लोगों ने फ्लाउट कर दिया है, डिफाई कर दिया है, अवज्ञा कर दी है, मानने से इनकार कर दिया गया। आई होप आप फ्लाउट को भी समझ गए हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, रॉल्स एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जय हिंद।